गर्मी की एक शाम, रोज की तरह गांव के 3 लोग बैठे हैं रघु की चाय की दुकान पर। शाम का अड्ढता रघु चाय के बिना जमती ही नहीं। मोहक भैया, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। सूरज भी हमसे पहले चला गया। पटरे पर पहले से बैठा एक युवक हंसते हुए बोला, रघु भाई क्या करें, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और बातें दोनों धीरे पीनी चाहिए। और विक्रम भैया, आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे लग रहे हो। कुछ बातें हैं जो चाय से हल नहीं होती रघु, मगर हाँ, चाय उन बातों को सुन सकती है। मोहक ने टुकुर टुकुर देखा। विक्रम की ये शायराना बातें उसे अक्सर चकित करती थी। भैया, ये जो आप बोलते हो, क्या आप रात को सपना देख कर आते हो? नहीं, मैं सपनों में जाकर बातें सुनता हूं, फिर लौटकर उन्हें चाय में मिलाकर पी लेता हूं। इसी तरह बातों की महफिल सज रही थी। तभी एक धीमी आहट ने सबका ध्यान खींचा। गांव की तरफ से धूल उड़ाते हुए रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। चेहरे पर वर्षों का अनुभव, चाल में धीमापन, लेकिन नजरें स्थिर, जैसे कोई कहानी अपने पैरों से चलती चली आ रही हो। अरे शास्त्री जी, नमस्ते। आइए आइए, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। शास्त्री जी आ गए, मतलब कोई कहानी जरूर निकलेगी। अरे बच्चों, चाय नहीं, आज मैं खुद ही एक चाय जैसी कहानी लेकर आया हूं। कड़वी, मीठी और एकदम उबलती हुई। शास्त्री जी, आप हमेशा अपने किस्सों में आधा सच और आधा रहस्य मिलाते हैं। आज भी वैसी ही कोई बात है क्या? शास्त्री जी ने पास की बेंच पर बैठते हुए थैला रखा, आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, नहीं विक्रम, आज जो बताने आया हूं वो केवल किस्सा नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। सन्नाटा छा गया। चाय की भाप में अब एक और धारा घुल रही थी, एक कहानी की जो वक्त के पार से आई थी। और शास्त्री जी की आंखों में वो चमक आ गई जो सिर्फ एक लेखक की आंखों में होती है जब वह अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हो, वो जो उसने सिर्फ जानी नहीं बल्कि जिया हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं अमरपुर नाम के एक छोटे गांव में शिक्षक था और जब मेरी जिंदगी में एक नाम था, राजली। राजली कौन थी? शास्त्री जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बस यही कहानी है। एक मुलाकात की जो कभी पूरी न हो सकी, एक चाय की जो कभी पी नहीं गई, और एक वादा जो श्मशान के किनारे आज भी मुझसे जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक मंदिर सी शांत हो गई। हवा अब गर्म नहीं, रहस्यमयी लगने लगी थी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में एक किस्से की आंच तेज हो गई थी। आंखें क्षितिज में कहीं दूर अटक गईं, जैसे वे समय की नदी में वापस उतरने को तैयार हों। तो बात उन दिनों की है जब मैं अमरपुर के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। नए गांव, नई जगह, लेकिन दिल में पुरानी यादें समेटे। मैंने सोचा था ये जिंदगी अब बस किताबों और बच्चों के बीच बीतेगी, लेकिन नियति ने मुझे मेरी ही स्मृतियों से एक बार फिर टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? हाँ, जैसे हर गांव में एक चुनाव आता है जिसने न केवल नेताओं को बल्कि रिश्तों को भी बांट दिया। राजली का परिवार किसी दूसरे विचारधारा का था और हमारे परिवार ने भी उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। वो अचानक से दूसरे गांव चली गई, शिवनगर। कोई अलविदा नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सुबह स्कूल आया और उसकी जगह खाली थी। उस खाली बेंच पर मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज गई हो। हवा अब भी गर्म थी, लेकिन उसकी थपकियां एक गीली सी उदासी ले आई। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे? करीब 15 साल बाद एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। मेरा नाम बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, लक्ष्मीकांत चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा निकाला। उस पर की स्याही अब धुंधली थी, किनारे झर चुके थे, लेकिन एक कोने पर अब भी साफ लिखा था, शिवनगर। वह पत्र राजली का था। उसने लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में किसी से जानकारी मिली कि मैं अमरपुर में शिक्षक हूं।
उसने अपने जीवन की कुछ बातें साझा की। कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वह अकेली रहती है। पर उसने ये नहीं लिखा कि वो मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ ये कि अगर कभी शिवनगर आओ तो मेरे घर की चौखट से लौटना मत। आप गए? बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई। हर रविवार आता और मैं सोचता इस बार जाऊंगा, लेकिन स्कूल के काम, पिताजी की तबीयत और शायद दिल की डर ने रोक दिया। एक हल्की हवा चली, जैसे आसमान ने उस अतीत को सुन लिया। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत बटोरी। सोचा बस बहुत हुआ, अब और देर न करूं। मैं ट्रेन से निकला शिवनगर की ओर। हाथ में वही पत्र था और दिल में 15 साल पुरानी एक धड़कन। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, नहरें, सब जैसे उस बीते समय के साथी थे। ट्रेन से उतरकर सीधे घर गए क्या? नहीं, स्टेशन पर उतरकर पता चला कि शिवनगर गांव तक अब कोई साधन नहीं मिलता। शाम के बाद दुकानदार ने बताया कि एक ही रास्ता है जो श्मशान के पास से होकर जाता है। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं। माहौल एकदम बदल गया था। चाय की भाप अब भय से कांपती सी लग रही थी। श्मशान का रास्ता रात में? हाँ, दुकानदार ने चेतावनी दी थी। कहा था रात को उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई तुम्हें पुकारता है, कोई पास चलता है लेकिन दिखता नहीं। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, राजेली की। देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो मैं चल पड़ा पैदल। आपको डर नहीं लगा? डर लगा था बहुत, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा पछतावा था। अगर मैं नहीं गया तो शायद ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। और जब कोई अधूरी कहानी किसी लेखक के पास रह जाती है तो वो उसे जिंदगी भर काटती रहती है। अब सबके चेहरे गंभीर थे। आंखें शास्त्री जी की तरफ गड़ी थीं, जैसे वे कोई भूत नहीं, एक गूढ़ आत्मा की कथा सुन रहे हों। श्मशान का वो रास्ता, वो अंधेरा और फिर वो आवाज, लक्ष्मीकांत। शास्त्री जी की अभी आवाज भारी हो चुकी थी। हवा अब स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। मोहक, विक्रम और रघु तीनों अब बिना पलकें झपकाए उनकी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैं श्मशान के पास पहुंचा, रात की चुप्पी और गाढ़ी हो गई। पत्तियां हिलती नहीं थीं, पेड़ सांस नहीं ले रहे थे और जमीन में अजीब सी नमी थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रास्ता संकरा था और दाईं ओर टूटी हुई दीवारों के बीच बिखरी राख, श्मशान भूमि का सूखा सच। वहां कोई दिखा? दिखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन मेरे कदम खुद धीमे पड़ते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर अचानक वो आवाज आई, लक्ष्मीकांत। कहां से आई आवाज? बाईं ओर उस बरगद के पेड़ से, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, उस रस्सी पर कोई बैठा था। क्या वो राजली थी? शक नहीं रहा। वही नीली साड़ी, वही झुके हुए कंधे, वही लंबे खुले बाल। वो मुझे देख रही थी, आंखें एकटक मेरी ओर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न आंसू, बस ठहराव। मैंने धीमे से कहा, राजली, मैं आ गया। बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन मैं आया तो सही। बहुत देर कर दी लक्ष्मीकांत। मैं अब यहां नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, रात दर रात, परसों तक। आप डर गए क्या? डर? हां, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल, वो किसी और ही भावना से भरा था, जैसे उस मुलाकात का सालों से इंतजार कर रहा हो। और जब मेरी नजर वापस राजली पर गई, वो वही नहीं थी। क्या वो हवा में घुल गई? नहीं, वो अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, लेकिन ठंडी, बहुत ठंडी। चलो लक्ष्मीकांत, बहुत रुक गए तुम, अब देर मत करो।
शास्त्री जी ने गहरी सांस ली, मानो किसी कठिन स्मृति में प्रवेश कर रहे हों। मैं कदम बढ़ा चुका था, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, लक्ष्मीकांत। यह कोई दूसरी आवाज थी, जिंदा, पहचान की, इंसानी। और जैसे ही मैंने पीछे देखा, आंखों में चमक थी और माथे पर चिंता। बेटा रुक जा, उसके साथ मत जा, वो इस लोक की नहीं रही। आप कौन हैं? मैं राजली का चाचा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने इस जगह पर आखिरी सांस ली थी, इसी रास्ते पर, और तब से वो यहाँ भटक रही है। हर उस इंसान का इंतजार करती है जिससे कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया। एक झटका लगा सबको। क्या वो पहले ही मर चुकी थी? हाँ, अगले दिन मुझे पता चला कि राजली की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी 2 साल पहले। और जिस रात मैं वहां पहुंचा, वही रात थी जब उसकी बरसी थी। अब हवा बिल्कुल स्थिर थी। रघु का स्टोव भी अब बिना आवाज के जल रहा था, और वो बरगद का पेड़ जैसे यहां भी आकर खड़ा हो गया था। मैंने उस चाचा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे वहां से वापस जाने को कहा, और जब मैं मुड़ा तो वो बरगद, वो झूला, वो आवाजें सब गायब हो चुके थे। जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे एक सपना देखा हो, लेकिन मेरे दिल में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। और आप लौट आए? हाँ, लेकिन साथ में वो कहानी भी लाई जो मैंने सिर्फ लिखी नहीं, जिया है। और तभी से मेरी कहानियों में सच्चाई की वो परछाई आ गई जिसे लोग भूतिया समझते हैं, लेकिन असल में वो अधूरी आत्माओं की पुकार है। शास्त्री जी की बात पूरी होते होते पूरा चबूतरा जैसे किसी अलक्षित दायरे में आ गया था। ना मोहक की जुबान हिली, ना रघु का स्टोव सीटी मार रहा था, और ना ही विक्रम ने कोई अगला सवाल पूछा। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसमें